कंगना मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा बीएमसी की कार्रवाई के पीछे कंगना को चुप कराने का दिखा इरादा। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ से हुए नुकसान का बीएमसी को भरना होगा हर्जाना, 3 महीने में क्षतिपूर्ति का आकलन करेंगे आर्किटेक्ट। कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर जताई खुशी, कहा लोकतंत्र की जीत हुई। कल उद्धव ठाकरे सरकार पूरा करेगी 1 साल, इस मौके पर उद्धव का ऐलान, महाविकास अघाड़ी के तीनों दल मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। ठाकरे ने कहा मेरी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बदली नहीं है, ये बीजेपी की तरह नहीं है विकृत। ठाकरे ने बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया, कहा ईडी और सीबीआई की जांच से नहीं करने वाली महाविकास अघाड़ी सरकार। बीजेपी पर हमलावर हुए उद्धव ने कहा अगर तुम हमारे परिवार और बच्चों पर निशाना साध रहे हो तो मत भूलो तुम्हारे भी बच्चे और परिवार हैं। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 6,185 नए केस सामने आए, 85 की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,074 नए मामले, 17 की मौत। बारामती में बढ़ा कोरोना का संक्रमण, पिछले 4 दिन से लगातार 40 से ज्यादा नए केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच औरंगाबाद में शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों पर रोक, ज्यादा मेहमान मिले तो बैंक्वेट हॉल को कर दिया जाएगा 1 महीने के लिए सील। महाराष्ट्र में कोरोना के 18,08,000 से ज्यादा केस, अब तक 46,898 मरीजों की मौत, 88,000 एक्टिव केस। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को फटकार, राजकोट अस्पताल में आग लगने से 6 मरीजों की मौत पर मांगा जवाब। जस्टिस एमआर शाह ने कहा कोरोना से बचने अस्पताल आए मरीज आग में जलकर मर जाएं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, कौन लोग लेंगे इसकी जिम्मेदारी। हेमा से जुड़े एक केस में ईडी दर्ज कर रहा है अविनाश भोसले का बयान, पावर ब्रोकर कहे जाने वाले भोसले को माना जाता है एनसीपी के बड़े नेताओं का करीबी। कल पीएम मोदी का मैराथन दौरा, पुणे हैदराबाद गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, कोरोना वैक्सीन की तैयारी का लेंगे जायजा। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की गतिविधियां तेज, नए साल में अमेरिका से लाया जा सकता है भारत। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई कारोबारी है तहव्वुर राणा, प्रत्यर्पण को लेकर नवंबर में एनआईए की 4 सदस्यीय टीम गई थी अमेरिका। अमेरिकी जेल में बंद तहव्वुर राणा को कोरोना होने पर किया गया था रिहा, बाद में लॉस एंजलिस में दोबारा हुई थी गिरफ्तारी। भारत ने तहव्वुर को भगोड़ा घोषित कर रखा है। पुणे में मेट्रो रेल की खुदाई के दौरान मिले अज्ञात प्राणी की हड्डियों के अवशेष 2000 साल पुराना होने का अनुमान। 110 अंकों की गिरावट के साथ 44,149 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 18 पॉइंट्स की कमी के साथ 12,968 पर बंद हुआ निफ्टी। 22 नवंबर को खत्म हफ्ते में 7.8% बेरोजगारी दर, जून के 36.24% के मुकाबले सबसे कम। क्रूड पाम ऑयल पर सरकार ने इंपोर्ट टैक्स घटाया, खाने की बढ़ती कीमतों पर मिलेगी राहत की। 2020 में गूगल इंडिया का रेवेन्यू 35% बढ़कर 5,594 करोड़ रुपए हुआ, मुनाफे में 24% की बढ़ोतरी। 2021 की पहली छमाही में 32,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी वॉल्ट डिज्नी, ग्राहकों को कमी झेल रही है कंपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़ने के लिए बीएमसी को हर्जाना देना होगा। आज आए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कंगना के बयान हालांकि गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए। कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने उद्धव सरकार के मुंह पर तमाचा बताया है। I want to thank those also who played villains because it's only because of them I can play a hero. इधर बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उधर बीएमसी के बुलडोजर कांड पर मिली कानूनी जीत पर एक्ट्रेस कंगना का रिएक्शन आया। 166 पन्नों की ऑर्डर कॉपी में कोर्ट की तल्ख टिप्पणी में क्या क्या है और 1 मिनट 3 सेकंड में कंगना रनौत की पहली प्रतिक्रिया में कटाक्ष की व्याख्या से पहले कंगना बनाम शिवसेना के युद्ध में आज की क्लियर तस्वीर को समझिए। पॉइंट नंबर 1, बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना की कानूनी जीत। पॉइंट नंबर 2, बीएमसी के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल। पॉइंट नंबर 3, बीएमसी के एक्शन के पीछे नीयत साफ नहीं। पॉइंट नंबर 4, बीएमसी को देना पड़ेगा कंगना को हर्जाना। पॉइंट नंबर 5, बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। अपने ऑर्डर में कोर्ट ने सबसे बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गलत इरादे से की गई कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़। इस एक टिप्पणी से बीएमसी के बुलडोजर वाले एक्शन के पीछे का हिडन एजेंडा सामने आ गया। कोर्ट ने कहा
राज्य के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी जो अप्रिय हो, अच्छा यही है कि उसे नजरअंदाज किया जाए। नागरिकों के खिलाफ राज्य के द्वारा गैर कानूनी या शौर्यपूर्ण कार्रवाई से समाज पर ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। बीएमसी ने दुर्भावना और द्वेषपूर्वक कंगना का बंगला गिराया। बीएमसी की कार्रवाई का आधार ही गलत है, जो लोगों के अधिकारों के खिलाफ है, और ये मुआवजा देने के लिए मामला है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कंगना की भाषा पर भी सवाल उठाए हैं। सामना में संजय राउत के लेख का जिक्र किया है, जो बीएमसी के एक्शन के अगले दिन छपा था। यानी बीएमसी का एक्शन कंगना की सोच और अप्रोच पर लगाम लगाने का था, प्रतिशोध का था। यही वजह है कि आज कोर्ट के ऑर्डर को कंगना लोकतंत्र की जीत बता रही है। एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी, उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी, लाइड about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. कंगना इसे अपनी जीत बता रही है और विलन की हार। आज तक ब्यूरो। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने कल 1 साल पूरा हो जाएगा। बहुत कम लोगों को उम्मीद होगी कि विपरीत विचारधारा वाली शिवसेना की कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार आराम से 1 साल पूरा कर लेगी, वो भी तब जब बीजेपी जैसा मजबूत विपक्ष सामने हो। पर उद्धव ठाकरे ने यह कमाल कर दिखाया। सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरा है। मी मागे अनेकदा म्हटलेलं की मी शांत आहे, संयमी आहे, पण याचा अर्थ मी काही नामर्द नाही। आणि या पद्धतीने म्हणजे खरं कुटुंबियांवरती ही पद्धत नाही, महाराष्ट्राची तरी नाहीये, नक्कीच नाहीये, एक संस्कृती आहे, हिंदुत्ववादी म्हटल्यानंतर ही संस्कृती आहे। आणि तुम्ही कुटुंबियांवरती येणार असाल, मुलाबाळांवरती येणार असाल, तर आमच्या अंगावर येणाऱ्यांना ज्यांना कुटुंब आणि मुलंबाळं आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की तुम्हालाही कुटुंब आणि मुलंबाळं आहेत। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 2019 में बीजेपी से मुख्यमंत्री के मुद्दे पर गठबंधन तोड़कर उद्धव ने महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार बनाकर और साल भर चलाकर भी दिखा दी। बीजेपी ने बार बार उद्धव पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी छोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी के आरोप का उद्धव ने सामना को दिए इंटरव्यू में जवाब दिया। हिंदुत्व सोडायला ते काय धोतर आहे? हिंदुत्व सोडणं म्हणजे काय? धोतर नाहीये ते अंगामध्ये धमन्यांमध्ये असायला लागतं। असं धमन्यांमध्ये भिनलेली गोष्ट अशी नाही सोडू शकत। मी शिवसेना प्रमुखांचं आणि माझ्या आजोबांचं हिंदुत्व मानतो। जे शिवसेना प्रमुख म्हणायचे की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नाही नकोय, मला अतिरेक्यानं बडवणारा हिंदू पाहिजे। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में जिस तरह से आदित्य ठाकरे का नाम घसीटा गया, उस पर भी उद्धव ठाकरे बहुत हमलावर नजर आए। ज्यांना प्रेताच्या टाळीवरचं लोणी विकण्याची गरज लागते ते राजकारणात राहण्याच्या लायकीचे नाहीयेत। कारण हे दुर्दैवाने त्याच्या एका तरुणाचा जीव गेला, त्या गेलेल्या जीवाचं तुम्ही राजकारण करता, किती हीन पातळीवरती जातात, किती हीन पातळीवर, हे विकृतपेक्षाही घाणेरडं राजकारण आहे। लव जिहाद को लेकर भी उद्धव ने अपना रुख साफ किया। लव जिहादचा राजकारण भाग वेगळा, पण लव जिहाद म्हणजे काय? मुस्लिम युवकांनी हिंदू मुलीशी लग्न करायचं, त्याला त्यांचा विरोध आहे। मग तुमची मुफ्ती मोहम्मद बरोबर युती कशी चालली? मेहबूबा मुफ्ती बरोबर कशी चालली? तेव्हा मुफ्ती पण होते ना। मेहबूबा मुफ्ती बरोबर कशी चालली? नितीश कुमार बरोबर कशी चालली? चंद्रबाबू बरोबर कशी चालली? बरोबर, इथं ज्या ज्या युत्या तुम्ही केल्या त्या, मग त्याच्यामध्ये भिन्न विचाराचे पक्ष तुम्ही एकत्र युती चालते, हे लव जिहाद नाही। महाविकास आघाड़ी सरकार का 1 साल तो राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को धता बताते हुए पूरा हो गया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने ये भी ऐलान किया है कि बीएमसी का अगला चुनाव भी तीनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया को अगर किसी एक चीज का सबसे ज्यादा अभी इंतजार है तो वो है कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आम आदमी को ये कब तक उपलब्ध हो जाएगी।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन बनाने वाले 3 बड़े केंद्रों पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जाएंगे। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस 6 करोड़ 13 लाख को बीमार कर चुका है। 14,37,000 लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। हर तरफ वायरस को मात देने वाली वैक्सीन की खोज है। कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते वैज्ञानिक कभी वैक्सीन के करीब पहुंचते हैं, कभी हाथ से सब कुछ फिसलता नजर आता है। वैक्सीन बनाने की इस दौड़ में भारत न सिर्फ शामिल है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के शोध के बेहद अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। पूरे देश को कामयाबी की उम्मीदें बंधी। बेसब्री से हो रहे इस इंतजार के बीच पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से खुद मुलाकात करने का फैसला लिया है। पीएम 3 अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स का दौरा करेंगे, जहां अलग अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है। पीएम सबसे पहले अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का जायजा लेंगे, फिर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे और आखिर में हैदराबाद में भारत बायोटेक पहुंचेंगे। तीनों ही जगह तैयारियां जोरों पर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहे हैं। एसपीजी की भारी भरकम तैनाती कर दी गई है। वैज्ञानिक प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरे में करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ पे रुकेंगे और प्रधानमंत्री जाइडस बायोटेक पार्क जो है उसका दौरा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है जाइडस बायोटेक पार्क, जहाँ पे जो कोविड की वैक्सीन है उसको डेवलप किया जा रहा है। जाइडस का ये वैक्सीन जो है वो ह्यूमन ट्रायल के दूसरे स्टेज पर है और यहाँ पे उसको बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है जाइकोविड डी, जिसको अलग तरीके से बनाया जा रहा है। ये जो वैक्सीन है ये प्लाज्मिड डीएनए के आधार पे ये पूरा वैक्सीन बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी का ट्रायल चल रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा है, जबकि हैदराबाद में भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर स्वदेशी कोवैक्सीन तैयार कर रहे हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टेस्ट से गुजर रही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। फेज 3 के परीक्षण में वैक्सीन करीब 94% तक कामयाब रही, लेकिन वैज्ञानिकों के कान उस वक्त खड़े हो गए जब ट्रायल के स्टेज 3 में प्रारंभिक आंकड़ों में 2 अलग अलग तरह के प्रभाव दिखे। वैक्सीन डोजिंग के एक तरीके में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 90% असरदार पाई गई और दूसरे तरीके में 62% असरदार रही। यही वजह है कि कंपनी ने एक बार फिर से जांच का मन बनाया है। ये वैक्सीन फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में है। ये ट्रायल्स चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन के उत्पादन का जायजा लेने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आने वाले हैं। तकरीबन 1 घंटा प्रधानमंत्री इस इंस्टीट्यूट में रहेंगे, यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट से मिलेंगे, कंपनी के सीईओ, चेयरमैन, इनसे भी मुलाकात होगी। वहीं भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसकी इजाजत मिल चुकी है। तीसरे चरण के परीक्षण में कोवैक्सीन की यह खुराक 18 साल या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। देश के सबसे भरोसेमंद अस्पतालों में से एक दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। एम्स के न्यूरो साइंस सेंटर के चीफ डॉक्टर MV पद्म श्रीवास्तव और 3 वॉलेंटियर्स को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई है। एम्स के साथ साथ कोवैक्सीन का ट्रायल 10 राज्यों में 25 जगहों पर चलेगा। ये ट्रायल कई अस्पतालों में शुरू हो चुका है। इस वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। हमने यहाँ वैक्सीनेशन का काम कल से स्टार्ट कर दिया है।
हमारे पास काफी वॉलंटियर्स इंक्वायरी के लिए आते हैं और इसमें से हमने कल 5 लोगों को ये वैक्सीनेट कर दिया है और अभी तक उनके यहाँ से कोई ऐसा कॉल नहीं आया है कि उनको कोई मुश्किल पड़ी हो, कोई तकलीफ हो, कोई हेल्थ इश्यू हो। कुल मिलाकर भारत के वैज्ञानिक भी इतिहास रचने की दौड़ में हैं। कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन की खोज अभी जारी है। ट्रायल भले ही आखिरी दौर में है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। अब कल पीएम मोदी की वैक्सीन यात्रा पर सबका फोकस रहेगा। वैक्सीन बनाने वाले इंस्टीट्यूट्स में प्रधानमंत्री का जाना ये बताता है कि सरकार और पूरा सिस्टम वैक्सीन को लेकर कितना गंभीर है और इसके पीछे उम्मीदों की कितनी लंबी कतार है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।